नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज की वीडियो के अंदर हम जानकारी करेंगे कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को कैसे लिया जा सकता है और कैसे नहीं लिया जा सकता। इस नियम के बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पूरी अपनी उसकी जानकारी पहुंचाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि किस प्रकार की भूमि को लेना चाहिए अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की और किस भूमि को नहीं लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरी एक वीडियो ही देखकर मुझे कॉल ना करें। आपका जवाब हो सकता है दूसरी वीडियो के अंदर हो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैंने भरमार वीडियो ऐसी ही बना रखी हैं जो आपकी भूमि और आपकी ग्राम पंचायत से संबंधित मामलों के ऊपर है। अगर एक वीडियो के अंदर आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप दूसरी वीडियो सर्च कीजिए या फिर उसके अंदर लिखिए यूट्यूब के अंदर राव अकरम, तो सभी लाइन से मेरी वीडियो आपके सामने निकल कर आ जाएंगी। जैसा आपका मसला है, जैसा आपका टॉपिक है, उसी प्रकार की वीडियो आपके सामने खुलेगी और आप वहां जाकर उस वीडियो को देखिए। उसके बाद अगर कोई बात आपकी समझ में ना आए तो तब जाकर डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप उसके माध्यम से मुझसे जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी लेते हैं कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को कैसे खरीदा जा सकता है या फिर कैसे उस भूमि को नहीं लेना चाहिए। पूरा कानून के मुताबिक बताऊंगा, अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा धारा 157 ख। आप किताब खोलकर देख लीजिए, सेम वही धारा होगी। यह धारा क्या प्रावधान करती है अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए, यानी कि धारा 157 ख अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के द्वारा भूमि के अंतरण पर प्रतिबंध। यानी कि यह धारा 157 ख अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को बेचने पर प्रतिबंध लगाती है। और क्या कहती है? धारा 153 धारा 157 के निहित, यानी कि निहित प्रबंध जो प्रतिबंध की प्रतिकूलता के बिना कोई अनुसूचित जनजाति का भूमिधर या असामी विक्रय, दान, बंधक या पट्टा अन्य द्वारा किसी भूमि को अनुसूचित जनजाति के सदस्य के अलावा अन्य व्यक्ति को अंतरण करने पर अधिकार न रखेगा। यानी कि सीधे तौर पर धारा 157 ख यह कहती है कि अगर कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपनी भूमि को बेचता है तो वह अपने ही किसी वर्ग के व्यक्ति को बेचने का अधिकार रखता है, या फिर उस भूमि को बंधक कर सकता है, दान दे सकता है, विक्रय कर सकता है। और ऐसी ही असामी भूमि जिस प्रकार से होती है उसके पास, उसी तरीके से वह उस भूमि को बेच सकता है अपने ही वर्ग के व्यक्ति को। अब यहां पर बात करते हैं कि धारा 157 डबल ख इसी मामले के ऊपर क्या कहता है। यानी धारा 157 डबल ख, अगर किसी व्यक्ति को धारा 131 ख के अधीन भूमिधर हुए अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध, यानी कि अगर किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को धारा 131 ख के आधार पर मालिकाना हक भी मिल जाता है तो उस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उस भूमि को बेचने के बाद भी प्रतिबंध है। यानी कि वह व्यक्ति अगर उसका मालिक भी बन गया है तो वह उस भूमि को नहीं बेच सकता, उस पर प्रतिबंध है। अब कैसे बेचेगा वह बेचारा, इसके लिए भी पूरा मैं अभी विस्तार से आपको बताऊंगा कि अगर वह बेचेगा तो किस प्रकार के व्यक्ति को बेचेगा।
यानी धारा 157 ख में किसी बात के होते हुए और धारा 153 और धारा 157 में दिए गए प्रतिबंधों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यानी कि अनुसूचित जनजाति या किसी व्यक्ति को जो धारा 131 ख के अधीन भूमिधर हुआ है, यानी कि धारा 131 ख के आधार पर उस व्यक्ति को यानी कि धारा 131 ख के आधार पर वह व्यक्ति उस भूमि का भूमिधर यानी मालिक हुआ है। किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक या पट्टे पर भूमि अंतरण करने का अधिकार नहीं होगा और ऐसे अंतरण यदि कोई हो तो वह विद्यमान क्रम में होगा। यानी कि अगर किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को मालकाना हक मिल जाता है धारा 131 ख के आधार पर, तो वह इस कैटेगरी के व्यक्ति को ही अपनी भूमि बेच सकता है। यानी अगर वह उसकी जाति का व्यक्ति है या फिर वह उसकी गैर जाति का व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को ही बेच सकता है। कैसे? जो व्यक्ति यानी कि अगर अपने भी समाज में वह बेचता है तो ऐसा व्यक्ति उसे ढूंढना पड़ेगा जो व्यक्ति भूमिहीन खेतीहर मजदूर है, जो व्यक्ति सीमांत कृषक है, जो व्यक्ति लघु कृषक है और खंड क ख के निर्दिष्ट व्यक्ति भिन्न कोई व्यक्ति हो। यानी कि इस प्रकार का कोई अगर व्यक्ति है और इस कैटेगरी में आता है जो मैंने आपको बताया, तो इस कैटेगरी के व्यक्ति को वह अपनी भूमि बेच सकता है, लेकिन शर्त पहले यह होगी कि सबसे पहले उसे कलेक्टर की परमिशन का लेना बहुत ही जरूरी होता है। अगर जो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के व्यक्ति को वह बेच सकता है, अगर उसके गांव के अंदर इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं रहता है तो तब क्या हो? मान लीजिए एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति किसी अपने समाज के व्यक्ति को भूमि बेच रहा है और कानून के मुताबिक जिस जगह पर उसे छूट दे रखी है कि इस प्रकार के व्यक्ति को वह भूमि बेच सकता है लेकर कलेक्टर की परमिशन, तो अगर वह व्यक्ति इस प्रकार का लघु किसान या सीमांत किसान इस क्रम का कोई व्यक्ति उसके गांव के अंदर नहीं रहता है तो वह किसे भूमि बेचेगा? तो यह भी जान लेना जरूरी है। अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति उसके गांव में नहीं रहता है तो वह किसे भूमि बेचेगा? नंबर 1, उसी गांव में निवासी जिसे भूमि जो उस भूमि के पास स्थित हो ऐसे व्यक्ति को, या फिर यदि खंड क निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य गांव के निवासी को जो उस पंचायत क्षेत्र के भीतर हो और जिसमें वह ग्राम समाविष्ट है और जिसमें भूमि स्थित है। यानी कि गांव के अंदर अगर ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आपकी जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के अंदर लगभग 2-3 गांव आते हैं। उस ग्राम पंचायत के अंदर कोई भी व्यक्ति यानी कि दूसरे गांव का अगर व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को भी बेच सकता है, लेकिन बिना कलेक्टर की परमिशन लिए बिना नहीं बेच सकता है। और तीसरी बात, अगर इस प्रकार का व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो किसी गांव के निवासी को जो पंचायत क्षेत्र में लगा हुआ है जिसमें वह ग्राम समाविष्ट है और जिसमें वह भूमि स्थित है, यानी कि उसके ब्लॉक के अंदर जो भी उसकी श्रेणी का व्यक्ति है या भिन्न श्रेणी का व्यक्ति है, कलेक्टर की परमिशन लेकर वह ऐसे व्यक्ति को अपनी भूमि बेच सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है कलेक्टर की परमिशन। और यदि धारा 1 के निर्दिष्ट कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं है तो भूमि किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की धारा 1 और 2 के दिए गए क्रम के अंतरण किया जा सकता है और इस धारा के अधीन कोई अंतरण प्रतिबंध असिस्टेंट कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, अगर वह व्यक्ति धारा 131 ख के आधार पर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति उस भूमि का मालिक बन गया है
तो 5 उपधारा 1 के अधीन किसी भी भूमि के अंतरिम, यानी जिस व्यक्ति ने वह भूमि बेची है को उसके पक्ष में अंतरण के दिनांक से 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व विक्रय, दान, बंधक या पट्टा या भूमि के अंतरण करने का अधिकार नहीं होगा। साथियों, अगर कोई व्यक्ति उस भूमि को ले लेता है या वह व्यक्ति जिसे उस पर धारा 131 ख के आधार पर मालिकाना हक मिला है, जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, अगर उसे वह मालिकाना हक मिलने के 10 वर्ष के बाद ही ऐसी भूमि को दान पट्टे पर भी दे सकता है, लेकिन 10 वर्ष की अवधि से पहले ऐसी भूमि को वह नहीं बेच सकता, क्योंकि ऐसी भूमि का जब भी कलेक्टर उसकी परमिशन देगा तो वह इसी तथ्य पर जांच करेगा। अब बात करते हैं कि धारा 157 ग, यानी कि कुछ परिस्थितियों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा खातों को बंधक करना। मान लीजिए अगर किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पास वह भूमि है और वह उसे बंधक करना चाहता है, तो धारा 157 क तथा धारा 157 ख के अधीन किसी बात के होते हुए भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का कोई भी भूमिधर या आसामी धारा 152 के उपधारा 3 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में अपने खाते या उसके भाग को बिना कब्जे के बंधक कर सकेगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को, जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है और वह भूमि उसके कब्जे में भी नहीं है, तो ऐसी भूमि को वह बंधक कर सकता है। लेकिन इस पर स्पष्टीकरण यह है कि इस अध्याय के अभिव्यक्ति यानी अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति का क्रम आशय संविधान के अनुच्छेद 341 तथा 42 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और संबंध निर्धारित अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति से है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास पट्टा है और उसके कब्जे में नहीं है और वह व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं है, तो वह अपनी भूमि को बंधक नहीं कर सकता जब तक उसके कब्जे में नहीं है। लेकिन इस प्रावधान के अंदर यह छूट दे रखी है कि अगर वह अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है और वह भूमि उसके कब्जे में भी नहीं है, तो वह ऐसी भूमि को बंधक, दान किसी भी प्रकार से कर सकता है। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को खरीदा जा सकता है। बिना कलेक्टर की परमिशन के ऐसी भूमि को नहीं खरीदा जा सकता और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति सबसे पहले अपनी ही जाति के व्यक्ति को उस भूमि का रजिस्ट्री करेगा और उसके बाद तीसरे पक्ष को वह रजिस्ट्री करेगा, लेकिन उससे पहले उसे कलेक्टर की परमिशन का लेना बहुत ही जरूरी होता है। आशा करता हूं कि आज की वीडियो में मैंने आपको खुलकर बताया, लेकिन आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और मुझसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।